जय हिंद, नमस्कार, मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, चाइना में विक्ट्री परेड की हम बात करेंगे जहाँ पर चाइना ने अपना पूरा दमख़म दिखाया जो चाइना के पास डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं और कौन-कौन सी कंट्रीज़ साथ हैं। ये प्रदर्शन वहाँ पर किया गया और चाइना की विक्ट्री परेड जहाँ पर शी जिनपिंग ने ग्लोबल लीडर्स का स्वागत किया और जो कुछ चाइना के पास सैन्य शक्ति है, उस पूरी शक्ति का प्रदर्शन इस 80 वर्ष की जो वर्षगांठ है, उस पर हमें देखने के लिए मिला। क्या इससे संदेश पहुँचता है जो चाइना ने प्रदर्शन किया विक्ट्री परेड में अपने सभी डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं, उन सब को दिखाकर और ये सब कुछ हम समझ पा रहे हैं कि आखिर इस पूरे विक्ट्री परेड जहाँ पर सभी ग्लोबल लीडर शामिल हुए, बड़ी ताकतें शामिल हुईं, उससे चाइना क्या संदेश देना चाहता है कि चाइना एक बड़ी ताकत है, चाइना से नहीं टकराना चाहिए और ख़ास तौर से यूएस के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और क्या कुछ इसमें और है और भारत को इससे क्या मैसेज मिलता है? क्योंकि बीच में हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल भारत और चाइना एक आँच आनी शुरू हुई है, थोड़े-थोड़े वार्म हुए हैं रिश्ते, लेकिन कितना भरोसा कर सकते हैं और इस सब से क्या संदेश मिलता है? उमेश जी हैं हमारे साथ, उससे उनसे इस पूरे मामले को समझेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइना में विक्ट्री परेड हुई जहाँ पर ग्लोबल लीडर्स शामिल हुए। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या संदेश मिलता है जो और क्या मैसेज है उन उन दोनों के लिए? देखिए अंबर जी, जो ये 80वीं वर्षगांठ है, जो जापानीज फोर्सेस चाइना के अंदर 1945 में अपने आर्म्स ले डाउन किए थे, उस उपलक्ष्य में शी जिनपिंग ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके अंदर उन्होंने 26 नेशंस के जो हेड ऑफ स्टेट है, उनको वो इसमें शामिल हुए थे। इसमें मुख्य वह जो है, आप ये देखिए, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है किम, और फिर बाद में ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो इधर मौजूद थे। उसके अलावा हमने देखा है इंडोनेशिया है, मलेशिया है और मालदीव्स है, और भी मतलब जो तजाकिस्तान या सब नेशंस है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और पाकिस्तान तो रहना ही वाला है। तो ये लोग तो उधर भी एक तरह से उन्होंने वहाँ पे शिरकत की है। इसके अंदर चाइना ने अपने जो सोल्जर्स है उसकी प्रदर्शनी की है। 10,000 सोल्जर्स वर इन्वॉल्व्ड इन द परेड। उसके अलावा उन्होंने टैंक्स का प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स JF-20 का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी मिसाइल्स का प्रदर्शन किया है। सोचिए, उन्होंने अपनी जो ट्रायड होती है, जो लैंड, एयर और सी के अंदर, जिसके थ्रू न्यूक्लियर को हमला कर सकते हैं, न्यूक्लियर ट्रायड, पूरी मिसाइल्स का उन्होंने एक तरह से प्रदर्शन कर दिया है। DF-61 का प्रदर्शन किया है, JL-1 का किया है, JL-3 का किया है। उसके अलावा उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का एक तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है। चाइना ने अपनी MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स और अंडरग्राउंड जो ड्रोन्स है, अंडर वाटर ड्रोन्स है, उसका भी प्रदर्शन किया है। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, एक तरह से एंटी अमेरिकन फ्रंट है। अब ये देखिए, इसके अंदर जो भी नेशंस आ रहे हैं, उनको सैंक्शन किया है अमेरिका ने। रशिया को किया है यूक्रेन वॉर के ऊपर, ईरान को किया है उन्होंने इसराइल के साथ उनका जो पंगा चल रहा है उसके लिए किया है। नॉर्थ कोरिया को किया है उनके मिसाइल डेवलपमेंट और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। तो ये सब जो नेशंस है वो अमेरिका से सैंक्शनड है, और इन लोगों की इकोनॉमिक लाइफलाइन है चाइना। चाइना ने एक तरह से इनको सपोर्ट भी किया है। अभी आपको ये देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो हुँ। सबसे ज्यादा जो ड्रोन्स दिए थे, किसने दिए थे? ईरान ने दिए थे। नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स तक भेजे थे रशिया के अंदर लड़ने के लिए। तो ये एक तरह से एक एक्सिस बन चुका है, जो वेस्टर्न मीडिया इसको इविल एक्शन बोलती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया है कि ये एक तरह से एंटी अमेरिकन फ्रंट आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, अमेरिकन इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हो। और जिस हिसाब से, आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स ने अपनी जान ले की थी आपके इंडिपेंडेंस के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अलग से बात की है, पर शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि हम मल्टीलैटरलिज्म को
मल्टीलैटरलिज्म को हम एक तरह से प्रमोट करना चाहते हैं, ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि आज इस ये देखिए इतना बड़ा मिलिट्री परेड किया क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं आप ये देखिए हम सुन रहे हैं कि चाइना के अंदर इकोनॉमिक हालात खराब हो चुके हैं। तो ये एक तरह से इतना बड़ा प्रदर्शन करके वो दिखाना चाहते हैं चाइनीज़ पीपल को कि सीसीपी है वो उनकी प्रोटेक्शन कर सकती है। ये मिलिट्री प्रोवेस और इतना बड़ा जो खर्चा है, इतना बड़ा जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ेशन किया है, ये एक तरह से मैसेज भी दे रहा है कि अमेरिका को कि हम आपको आपकी गद्दी से हटाने वाले हैं। वी विल सून बिकम द नंबर 1 इकोनॉमी। और भी एक देखिए मेरा ये मानना है एक मैसेज भी जा रहा है ताइवान को कि हम ताइवान को कभी भी चाहें, हम उसको अटैक करके हम ले सकते हैं। नहीं तो आपको ये भी मालूम है कि 2027 में कहीं न कहीं जो बातचीत आ रही है कि चाइना में अटैक ताइवान, ये अमेरिकन खुफिया विभाग ने भी बोल दिया है। इतनी बड़ी जो जमावड़ा है, इससे एक तरह से जिस हिसाब से आपने इनके वेपन सिस्टम्स बताएँ, चाइना ने अपना जो पिक्चर परफेक्ट जो उन्होंने प्रोपेगेंडा और ऑर्गेनाइज़ेशन किया है, कोई भी नेशन आज इनसे डरेगा। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पर हाँ, मानता हूँ कि चाइना के पास वेपन सिस्टम्स है, सब कुछ है, क्वांटिटी ज़्यादा है, बट फिर भी वो एक तरह से आज भी वो ताइवान को इन्वेड नहीं कर सकता। जबकि आप देखिए रशिया ने कभी भी प्रदर्शन नहीं किया अपने वेपन्स के, पर वो जब चाहिए उसको जो टेरिटरी चाहिए वो ले लेता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट पावर और बोलते हैं ना दिखाने के दाम हाथी के कान दिखाने के बहुत होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। चाइना के अंदर जो उनका डेब्ट टू जीडीपी है 303% है। बताया जाता है कि उनकी जो एवरग्रांड की प्रॉपर्टी वाली जो फर्म है, उसको वो एक तरह से बर्बाद हो चुकी है। चाइना के अंदर वहाँ की बैंक्स भी बंद होने के कगार पे हैं। एक और एक चीज़ आपको न्यूज़ दे देता हूँ। हावे जो कंपनी है, उसको बोला जा रहा है कि उसको बताया जा रहा है कि दिस इज़ द जो हावे है उसको बताया जा रहा है दिस इज़ एन एवरग्रांड ऑफ द टेक सेक्टर। अमर जी इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है चाइना के अंदर, यहाँ पे एक तरह से अपने पब्लिक से अटेंशन डिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं और ये मेरा मानना है कि आगे जाके आप ये देखेंगे कि चाइना के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ने वाले हैं और हुँ। वेस्ट भी और चाइना ने और आपको मालूम है ट्रम्प ने स्टेटमेंट भी दिया था मैं चाहूँ तो चाइना को बर्बाद भी कर सकता हूँ। उन्होंने 200% टैरिफ उमेश जी, डालने की बात अगर हम चाइना यूएस पे थोड़ा-सा ध्यान दें, अगर हम प्रेज़िडेंट ट्रम्प की इस ट्वीट पे ही थोड़ा-सा ध्यान दें, तो इसमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि इतना सब कुछ चाइना कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी उनका पूरा निशाना, सारा फ़ोकस भारत को बुली करने में है। ये क्या बात हुई? सिंपल सी बात है रशिया के खिलाफ कर नहीं सकते क्योंकि रशिया के पास इतनी मिसाइल्स है कि वो अमेरिका को बर्बाद कर सकता है और आर्टिक में ट्रम्प का खुद का बिजनेस इंटरेस्ट है और इसके लिए पुतिन के खिलाफ सिर्फ बातें करेंगे चाइना के साथ बोल नहीं सकते क्योंकि रेयर अर्थ मेटर जो मिनरल्स है वो चाइना से ही आते हैं तो हुँ, उनकी इंडस्ट्री एक तरह से ठप पड़ जाएगी। तुर्की के अगेंस्ट बोल नहीं सकते क्योंकि वो एक नाटो मेंबर है। भारत को ही टारगेट किया जा रहा है ताकि भारत एक सॉफ्ट टारगेट है। सेकंड और एक उनको मालूम है कि भारत के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो भारत एक ओपन नहीं कर रहा है, उसको एक बहाना बना के वो भारत के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। अमेरिका सोच नहीं पाता है कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, रिफाइनरी कर रहे हैं और यूक्रेन को बेच रहे हैं। आप ये सोचिए, ये एक तरह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया के पास कुछ भी ऑयल्स नहीं है, पर वो डिस्काउंटेड ट्रेड लेके वापस यूरोप को बेच रहा है। ये कैसे कर लिया? हमारी कंपनीज़ क्यों नहीं कर पा रही है? इससे उसको प्रॉब्लम हो गया। अब डोनाल्ड ट्रम्प इसी के लिए इंडियंस को टारगेट कर रहा है। वहाँ पे आपने देखा है कि अक्टूबर 1 से जो भी इंडियंस जाने वाले हैं, उनके ऊपर $250 का वीज़ा फी और उन्होंने लगा दिया है। और भी बताया जाता है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको बोल दिया गया है कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी अगर हमने देख लिया वायलेशंस का, आपको इमीडिएटली डिपोर्ट कर देंगे। देखिए अंबर जी, ये एक तरह से इंडिया के खिलाफ एक कैंपेन चलाने की बात है और मैं इसके लिए हमारे जो ओवरसीज इंडियंस है, उनको मैं ज़िम्मेदारी बोलना चाहता हूँ। उन्होंने एक तरह से बढ़-चढ़ के ट्रम्प का सपोर्ट भी किया था। आज वो प्रेशर ग्रुप बना के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों आप ये देख रहे हैं कि काश पटेल चुप है? क्यों आप ये देख रहे हैं तुलसी गबार्ड चुप है? ये इंडियंस जो उधर इतनी बड़ी बातें बातें करते हैं, हम इतने बड़े सीईओ पद पे हैं,
तो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या वो वहां पे जाके ओबीडियंट स्लेव्स हो चुके हैं? हमें नहीं मालूम, बट जिस हिसाब से ये एक ही दर्शा रहा है, और उनके पास कुछ भी एक पावर नहीं है। आज रिपब्लिकन, आज किसी रो खन्ना ने आज बोला है, सोचिए इतने दिनों बाद, और वो भी तब बोला है जब ब्राह्मण्स को उन्होंने बोला है। जब पीटर नवारो ने ब्राह्मण्स को टारगेट किया, तब जाके सारी चीजें चालू हुई। इतने दिनों से इंडियंस जब टारगेट हो रहे थे, यहाँ पे वीडियो में उनको भेजा जा रहा था, तब अमेरिका में किसी ने कुछ नहीं बोलना चालू किया। अब ऐसा है कि वहां पे जूइश एसोसिएशन भी जो है अमेरिका का, वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया का। इतने दिन चुप क्यों थे? अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर टारगेट करते हैं, तभी सब लोग क्यों बोलते हैं? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि समझना पड़ेगा कि कितनी डिसयूनाइटेड है हमारी, जो डिवाइडेड है हमारी कम्युनिटी। उधर सिर्फ बात करते हैं, मोदी जी जाते हैं तब वो सेल्फीज खिंचाते हैं, सब चीज बात करते हैं, पर भारत के इंटरेस्ट के लिए कभी भी कुछ काम नहीं करते। तो हमारी जो एनआरआई कम्युनिटी है, उनको यूनाइट होना पड़ेगा, प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना पड़ेगा कि हमने आपको सपोर्ट किया और आप हमारी होम कंट्री को एक टैरिफ डाल रहे हो, ये सब करके आप हमारे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ा रहे हो। ये काम वो नहीं कर रहे हैं। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमको बोलना चाहिए। ये जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, इनको समझना पड़ेगा कि सिर्फ फ्लैग लहराने से कोई काम नहीं होता है। आपको प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा, अच्छा, आपको प्रेशर ग्रुप और पूरा एक्टिविज्म और पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में पाकिस्तानी बड़े आगे रहते हैं। उनका किसी भी देश में ये देख लीजिए, ग्रुप्स, ये लोग उनके पास खाने को नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करना, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, नैरेटिव बिल्डिंग, धरनेबाजी, सारा कुछ वो लोग करते हैं। भारत इस चीज में पीछे रहता है। और तारिक यही अंकल की मैं मुझे बोल रहा हूँ। बात याद आ जाती, वो कहते थे कि बस इनको डिग्री मिल जाए, उसके बाद एक अपार्टमेंट, दूसरा अपार्टमेंट, बच्चों की शादी हो जाए, इनको कोई लेना देना नहीं इनके इनके देश के साथ क्या हो रहा है। डेफिनेटली आपकी बात सही है। मैं पाकिस्तानी लोगों के लिए यहाँ पे मैं आई विल अप्रिशिएट देम। भारत से 1/10 साइज होके भी वो एक इफेक्टिवली प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकते हैं, जो भारत के लोग उधर, मतलब सोचिए 1.5% जो है पॉपुलेशन के, और 6% टैक्स भरते हैं, 10% वहां पे वो मेडिकल कम्युनिटी में है। इतना मतलब बताया जाता है कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उधर वो एक तरह से चैरिटी के लिए देते हैं, फिर भी कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि पॉलिटिकली डिवाइडेड है। उनको उससे कोई मतलब नहीं है देश के, वो अपने हिसाब से, बाकी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इनके बिजनेस इंटरेस्ट, इनके कम्युनिटी इंटरेस्ट, वो अगर जब तक फर्क नहीं पड़ता तब तक ये उठते नहीं है। इतने दिन तक वो क्यों नहीं उठा था? जब वो ब्राह्मण का बात आया तब जाके रो खाना जागा, तब जाकर बाकी कम्युनिटी करके बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कलेक्टिवली आप किसी को, इंडियंस को टारगेट करो तब ये नहीं बोलेंगे, पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को करो तो अब ये उठते हैं। ये बात मैं बोल रहा हूँ, पर मैं वो कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उस कम्युनिटी के डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। इतने दिन चुप क्यों थे भाई आप लोग? पहले से क्यों नहीं बोल रहे थे? जब चेन में डाल के आपने वीडियो में डाल के हमारे भारतीयों को भेजा था, तब इंडियन एनआरआईज क्या कर रहे थे उधर? वो तो बोल रहे थे कि हमें इंडियंस के सामने झुकना चाहिए, ट्रंप के सामने झुकना चाहिए, ट्रंप की बात मान लेना चाहिए, मोदी जी को फोन उठा लेना चाहिए, ट्रंप से बात कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इनको अपना बिजनेस इंटरेस्ट से मतलब है, देश गया भाड़ में। सीधी बात बता रहा हूँ, इनको वही चीज चाहिए। इसके लिए एक तरह से मोदी जी पे प्रेशर भी डाल रहे हैं, और हम जिस हिसाब से सोच रहे हैं कि कहीं पे मोदी जी की रिटायरमेंट की बात चालू हो गई, कुछ बात बोल रहे हैं कि 37 एमपीज को लेके कोई बीजेपी नेता सीआईए से बात कर रहा है। ये सब रेजिम चेंज ऑपरेशन इसके लिए चालू हुई है, क्योंकि मोदी जी देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर रिलायंस को फर्क पड़ रहा है, क्यों, तो फर्क पड़ने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसान और मछुआरों को फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया है। अब रिलायंस जो था वेनेजुएला से वो लेता था तेल, ट्रंप ने वहां पे सबमरीन, वहां पे मरीन्स भेज दिए हैं, वहां 1200 मिसाइल के साथ ब्लॉकेड किया, क्रिएट कर दिया है। तो ये दिखाता है कि मोदी जी देश के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये पावरफुल ग्रुप्स जो अपने आप को बताते हैं पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, आलिशान पार्टीज में जाते हैं और ये सब करते हैं, तो ये एक तरह से देश के लिए धब्बा है। ये कुछ नहीं करते, इनको तो पाकिस्तानियों से सीखना चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। और चलिए अभी बात आ जाती है अपने ये चाइना के ऊपर। चाइना ने जिस हिसाब से चाइना से मैं और चाइना पे भारत, यूएस की तो हमने बात कर ली, भारत को भी क्या संदेश है? क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में जैसे बात की थी कि हालांकि रिश्ता में थोड़े से बेहतर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो विक्ट्री परेड है, क्या उससे में भारत के लिए भी कोई संकेत संकेत है, कोई मैसेज है?
देखिए, हमको तो मालूम ही था ये सब मिसाइल उनके पास है, डोंगफेंग मिसाइल सब उनके पास है। वी वर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। और उन्होंने जितनी भी मिसाइल डेवलप की है, हमने भी उसकी काउंटर्स डेवलप कर ली है। तो मिलिट्री हम मैच कर रहे हैं, नंबर्स में मैच नहीं कर रहे, पर टेक्नोलॉजी में हम उनको मैच कर रहे हैं और कहीं-कहीं हम उनको आउटशाइन भी कर रहे हैं। ये मेरा मानना है। ओके, तो आप हम को भारत और चाइना के बीच के रिश्तों का भविष्य क्या नज़र आ रहा है? किस तरह से आप देख पा रहे हैं अभी जिस तरह से हालात बनते नज़र आ रहे हैं? देखिए अंबर जी, कुछ हमारे अभी क्या है, एंटी अमेरिकनिज्म चल रहा है। ठीक है, दोनों कंट्रीज का इंटरेस्ट एक ही है, एंटी अमेरिका। इसके लिए दोनों मतलब हिंदी चीनी बाय बाय ये थोड़े दिनों के लिए चलेगा, 1-2 महीने या 3 महीने, 4 महीने, जब तक ये एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स रहेंगे। उधर अगर ट्रम्प अगर रिप्लेस हो जाते हैं या ट्रम्प अपनी जो बकवास है बंद कर देते हैं, तो वापस वही हो जाएगा, बॉर्डर पे वही प्रॉब्लम चालू हो जाएँगे। चाइना इज़ नॉट आवर फ्रेंड, एक चीज़ नोट कर लीजिए। और ये एक तरह से आप ये देखिए, अभी तक उन्होंने हमारे फर्टिलाइजर्स को वापस रोकने की एक तरह से साजिश चालू कर दी है। अभी खत्म भी नहीं हुआ और उन्होंने चालू कर दिया है। ऑफिशियली नहीं कर रहे हैं, पर वो पोर्ट्स में क्या बोलते हैं, डिलेस कर रहे हैं, उनको इंस्पेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक चैनल पे हम कुछ बोल भी नहीं सकते, पर चाइना अपना काम करेगा। आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है। हमें एक ही चीज़ है, एंटी हम चाइना से इसके लिए दोस्ती किए हैं ताकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो ट्रेड इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है, उसको वो रोल बैक करे। दिस इज आवर पर्पस। तो मोदी जी को भी मालूम है वो क्या कर रहे हैं, और उधर जाके चाइना के अंदर उन्होंने बीआरआई की बात नहीं की, उन्होंने बात की आईएनएसटीसी की, उन्होंने बात की चाबार पोर्ट की, उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को लताड़े लिया, चाइना को बोल दिया व्हेन सॉवरेनिटी, जब आप सॉवरेनिटी अगर आप जब कनेक्टिविटी आप कनेक्टिविटी करते हो, किसी सॉवरेनिटी नेशन की उल्लंघन करते हो, तब ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो ये सब बात करके उन्होंने चाइना को भी मुँह पे बोल दिया है, उनके मतलब उनके मुँह पे थूक के आए हैं। आप ये बता रहा हूँ। ये ओपनली ये एक सीधे जो बोलते हैं ना सही शब्दों का बात ये बोल रहा हूँ। और जिस हिसाब से पुतिन ने उनको बैठाया है, तो आप समझ जाइए कि कौन इनके लिए इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान का जो वो शहबाज शरीफ है, टोटली इग्नोर करके छोड़ दिया है। आसिफ मुनीर पहुँच चुका है उधर, चाइना से भीख माँगने, और कहीं न कहीं चाइना भी उनको बोलेगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा। जो उनके जो खुदा है पाकिस्तान है, लॉर्ड शी जिनपिंग, उनसे और भी भीख माँगने वो पहुँच चुके हैं दोनों। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप दोनों अभी ये शी जिनपिंग की वंदना, चरण वंदना कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वो तो नज़र आ रहा है और हमने देखा भी जो हमारे सामने विजुअल्स रहे उसमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तरफ लेकिन इस पूरे गेम में हमें रशिया के बड़े वारे-न्यारे नज़र आ रहे हैं। रशिया हर जगह एकदम सेट पोज़ीशन में है। यूएस भी चाह रहा है, ट्रम्प भी चाहते हैं रशिया से अच्छे रिश्ते हो जाएँ, चाइना की भी गोदी में बैठना चाह रहा है, भारत से भी ऑफ़ कोर्स रिश्ते बेहतर हैं। इधर आ जाएँ आप ईरान, पूरा जो अपना हिसाब-किताब है रशिया का वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर सबसे सही पोज़ीशन में आपको कौन नज़र आ रहा है? मुझे रशिया का गेम सबसे सेट लग रहा है इधर। आपने बरोबर इसका एक तरह से किया है, रशिया जो है अपने कार्ड्स कभी नहीं खेलता है। सबसे जो अपना जो बोलते हैं सरप्राइज़ एलिमेंट जो रखता है, वो रशियंस रखते हैं। हुँ, और इधर आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी है रशिया हर जगह है, भले ही वो रशिया यूएसए हो या भारत हो या चाइना हो, सबके साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं। और उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हम रशियन ऑयल को प्रोसेस करके यूक्रेन को बेच रहे हैं। उससे वो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ मेरा ये मानना है, ये एक तरह से जो ग्लोबल स्टेट्समैनशिप की बात होती है, वहाँ पे मुझे नज़र आता है। और कहीं न कहीं आप ये देखिए कि जो रिलेशनशिप जो उनकी जो दोस्ती है मोदी जी से, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। पर वो 45 मिनट क्या बात हुई किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और वो इसी के लिए बात हुई है कि कहीं न कहीं आज आने वाले खतरे को उन्होंने मोदी जी को पता किया होगा कि देश के अंदर जो ताकतें हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में शायद उनको जानकारी दी होगी। कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट इट इज़, ओके। ये हमें बाद में ही मालूम पड़ेगा, 10-20 साल बाद मालूम पड़ेगा। अभी तक तो हम सिर्फ़ गेस वर्क ही कर सकते हैं, एज़ गुड एज़ एनीवन। बिल्कुल, बिल्कुल और ये बात समझ में आ रही है चाइना की विक्ट्री परेड से हमने आज की चर्चा की शुरुआत की थी कि क्या संकेत, क्या संदेश चाइना की विक्ट्री परेड से
सभी देशों को ख़ास तौर से अगर हम भारत और यूएस की बात करते हैं, उनको मिलता है क्योंकि ऑफ़ कोर्स शक्ति प्रदर्शन है और हम जो शक्ति प्रदर्शन किया, उसको अमेरिका भी भाँप पा रहा है कि क्या संदेश चाइना देना चाह रहा है और उन्होंने जिस तरह से अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को भी उन्होंने रिमाइंड कराया कि आई होप चाइना और वहाँ के लोगों को याद होगा कि किस तरह से अमेरिकन सोल्जर्स ने कुर्बानी दी इस सारे पूरे दिन को याद लेकर और वो जो कुछ करना चाह रहे हैं वो कुछ भी उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को के ऊपर हिंट दिया। और भारत को लेकर भी हमने बात की कि किस तरह से भारत अभी फ़िलहाल चाइना के नज़दीक आता जा रहा है, लेकिन भारत बहुत कॉशियसली आगे बढ़ रहा है और भारत ही क्या बल्कि अगर हम किसी भी देश की बात करते हैं तो चाइना के ऊपर भरोसा वैसे नहीं कर पाता है कोई भी देश। तो अभी मौका ऐसा है, सभी देश अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं। फिलहाल जैसे कि उमेश जी ने कहा कि अमेरिकन सेंटिमेंट दोनों का एक कॉमन यहाँ पर मुद्दा है, तो इसलिए यूनाइट नज़र आ रहे हैं। शायद उमेश जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं? जी। देखिए, अभी रशिया ने भारत को सस्ता तेल भी ऑफ़र कर दिया है। उन्होंने बोला हम एडिशनल डिस्काउंट भी दे देंगे, क्योंकि आपने अमेरिकन प्रेशर के अगेंस्ट हमारा साथ दिया। बस। हाँ, बर्जी हो गया। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी।